Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, जो कि सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूनिट नंबर 9 है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और लास्ट पार्ट को। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के सेकंड और लास्ट पार्ट को। फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन। तो डिस्पर्स किसे कहते हैं? एक चीज जब दूर दूर पड़ा हो तो उसको हम कहते हैं ये डिस्पर्स पड़ा है, या अगर एक चीज मीन से जितना दूर होगा उतना वो उसका डिस्पर्जन ज्यादा होगी। मीन मतलब सेंट्रल पॉइंट से। और इस डिस्पर्जन को हम वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल हर उस चीज को कहते हैं जिसमें डिफरेंस हो। अब अगर आपके पास एक वैल्यू 1 है, दूसरी जो है ना 6 है, तीसरी जो है ना 9 है, और दूसरा सेट में पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 4 है, दूसरी क्या है 6 है, तो ये जो है ये इसमें डिस्पर्जन कम है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो इसको कहते हैं वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन। अब इसकी डिफिनीशन हम देख लें कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी also called measure of dispersion describe how much data values differ or spread out from the measure of central tendency। अब central tendency किसे कहते हैं? आपके डेटा सेट की वो वैल्यू जो मेन होता है, जो सेंटर में होता है, और जिसके क्या होते हैं जो इर्द गिर्द वैल्यूज के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड को डिटेल से पढ़ा है। आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर ये आप लोगों के लिए समझना आसान होगा। अभी यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है कि वेरिएबिलिटी किसे कहते हैं? वेरिएबिलिटी कहते हैं कि आपका डेटा जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी से कितने फासले पे पड़ा है, कितना डिफरेंस के साथ उसके मुताबिक है, तो इसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास सेंट्रल पॉइंट 5 आ जाए तो 1 2, यहाँ पे क्या है 7 8। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मीडियन है, सेंट्रल वैल्यू है, तो इस साइड पे जितने आपके पास वो हैं डिफरेंसेस हैं इस साइड पे, ये इसको वेरिएबिलिटी कहते हैं। अब अगर यहाँ पे 7 8 की जगह 78 आता तो यहाँ पे वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हेयर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या सिंपल वेरिएबिलिटी या डिस्पर्स। कि जब आपके पास एक सेट में वैल्यूज सेंट्रल पॉइंट से कितने फासले पे हो, इस फासले को वेरिएबिलिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे टेल अस हाउ कंसिस्टेंट और द डाइवर्स द डेटा आर। कि ये जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है ना, ये हमें बताते हैं कि कंसिस्टेंसी कहाँ पे है, डाइवर्जन कहाँ पे है, कहाँ पे वैल्यूज आपके पास एक दूसरे से दूर दूर पड़े हैं और कहाँ पे वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक हैं और सेंट्रल पॉइंट के नज़दीक हैं। तो ये मालूमात या ये इंफॉर्मेशन आपको वेरिएबिलिटी देता है। जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे डेटा आपके पास डिस्पर्स होगा, एक दूसरे से दूर दूर होगा। इफ वेरिएबिलिटी इज स्मॉल डेटा वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर, मैंने आपको बता दिया डेटा एक दूसरे के करीब है मतलब उसमें वेरिएशन कम है। अगर वेरिएशन ज्यादा है तो क्या कि आपके पास वो जो डेटा है वो वाइडली दूर दूर स्प्रेड है। स्प्रेड कहते हैं फैलने को। तो इसकी वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। अब ये वेरिएबिलिटी हम क्यों फाइंड करते हैं, इसका पर्पस तो होना चाहिए ना, टू अंडरस्टैंड डेटा कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी।
इससे हमें डेटा की कंसिस्टेंस कहते हैं एक दूसरे के बाद, कंटिन्यूस को भी आप कह सकते हो। रिलायबिलिटी कहते हैं कि बार बार एक चीज का जो रिजल्ट आता है, तो ये हमें कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी के बारे में बताता है। टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप और सैंपल, ग्रुप्स के बारे में आपको डिटेल देता है। सैंपल आपके बारे में भी आपके पास मालूमात देता है कि ये सैंपल या ग्रुप के लोग एक दूसरे के डिस्पर्स पड़े हैं या कंसिस्टेंट हैं। टू आइडेंटिफाई आउटलायर और एक्सट्रीम वेरिएशन, आउटलायर उसको कहते हैं जो आपके रेंज से दूर हो। ये आगे जाके आप लोग ये पढ़ोगे भी, जब हम क्या करते हैं सिमेट्रिक डेटा देते हैं उसमें आउटलायर क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपके एग्जाम वो कोर्स में 10 यूनिट हैं, सही है, इसमें 10वां यूनिट जो है ना वो फुल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो आप कहते हो कि वो मेरे रेंज में आता ही नहीं, आप उसको आउटलायर कह सकते हो। तो आउटलायर कहाँ पे आते हैं, एक डेटा जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतने आउटलायर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो डिस्पर्स देता है, तो जो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, जो आपके रेंज में आता नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम वेरिएशन है, ये आउटलायर है। तो ये वेरिएबिलिटी आपको बताता है। टू हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज सिंस मीन एलोन इज नॉट इनफ, क्या है कि जब हम मीन मालूम करते हैं तो ये हमें एवरेज वैल्यू देता है, लेकिन इसके लिए डिस्पर्जन वगैरह की भी ज़रूरत है कि अगर आपने किसी वैल्यूज़ के एवरेज निकाल लिया, आपने किसी वैल्यू का एवरेज निकाल दिया, अब एवरेज तो आपके पास आ गया, लेकिन उस एवरेज में वो वैल्यू एक दूसरे से कितने दूर हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन देता है। इंटरप्रिटेशन कहते हैं एवरेज को आप अल्फाज में बयान करना, उससे रिजल्ट को अखज़ करना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये है टू शो कंसिस्टेंसी, तो ये हमने बता दिए कि ये हमें कंसिस्टेंसी बताता है कि डेटा आपके पास यूनिफॉर्म है या उसमें वेरिएशन है, अगर वेरिएशन है तो कितनी है। ये आपको एवरेज बताता है कि अगर आपने किसी चीज़ का एवरेज निकाल दिया, अब एवरेज तो आपके पास आ गया। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटा है 1, 3, 99, 98, अब इसका एवरेज मेरे पास आ गया, तो वो एवरेज तो 1 से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 3 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप क्या है कि इसमें डिस्पर्जन पे आपको बताता है कि देखो एवरेज तो आपका आ गया, लेकिन इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। एक जगह पे 3 लिखा है, उसके साथ 99 लिखा है, अब 399 में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये आपको फिर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन बताता है। ये आपको आउटलायर के बारे में भी बताता है। दो ग्रुप्स के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, किसमें डिस्पर्जन कितनी है, स्टेबिलिटी का भी हमें पता चलता है। और जब हम डिसीजन लेते हैं वो भी हमारे लिए गाइड करता है। अगर हम कहें कि ये ब्लड टेस्ट का ये रिजल्ट आता है, दूसरा रिजल्ट इससे काफ़ी चेंज है, तीसरा रिजल्ट उससे काफ़ी चेंज है, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन है तो हम कहेंगे कि ये या तो पेशेंट की कंडीशन में एकदम से चेंजेस आते हैं या आपका लेबॉरेटरी टेस्ट के रिजल्ट में इशू है। तो आप जब डिसीजन लेते हो ना, तो उसमें भी आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो आपको तो उसका पता चल गया कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी किसे कहते हैं या मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसे कहते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बात आ जाती है रेंज की। तो रेंज तो आपको पता है, रेंज किसे कहते हैं, रेंज डिफरेंस को कहते हैं। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट को हम रेंज कहते हैं कि आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, ये असल में रेंज है। तो द सिंपलेस्ट मेजर इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट। सही है, रेंज को आप हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कह सकते हो। अगर इस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो आपको कहेंगे कि इसका रेंज क्या है, तो आप इसका हाईएस्ट वैल्यू 86 है, लोवेस्ट 70 है, तो इसका रेंज आप 16 कह सकते हो कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस है वो 16 है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, द पल्स रेट वेरी बाय 16 बीट्स पर मिनट एमंग पेशेंट, कि जो पेशेंट का आपके पल्स का जो वेरिएशन है उसका रेंज 16 है। क्या मतलब कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के डिफरेंस 16 के, कभी उसका पल्स 86 तक चला जाता है,
कभी उसका पल्स 60 तक आ जाता है, कभी 70 तक। तो इसमें ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास 16 बीट्स का आ रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये पेशेंट इरिथमिया में है या इसका हार्ट रिदम सेम है, उसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये हमें रेंज बताता है। इजी टू कैलकुलेट, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अफेक्टेड बाय आउटलायर, ये आपके पास आउटलायर की वजह से इफेक्ट हो सकता है। क्या मतलब, अगर आपके पास एक वैल्यू है 1 3, एक डेटा सेट है 98, अब इसका अगर आप रेंज निकालें तो 98 - 1 इसका आएगा 97। तो ये 97 काफी बड़ा डिफरेंस, ये काफी बड़ा रेंज है, जो 1 से काफी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, लेकिन आपकी मजबूरी है। ये आपको मिसलीड कर सकता है, लेकिन आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ फाइंड इसी तरह करोगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस रेंज का, कि अगर आपके पास डेटा सेट में अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू आती है, आउटलायर आते हैं, तो आपका रेंज उससे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका रेंज रिजल्ट डिपेंड करता है एक्सट्रीम वैल्यू पे। अगर आपके पास यहाँ पे छोटे से छोटा, यहाँ से बड़ा, इसको आप माइनस करके आपके पास क्या आएगा, आपके पास रेंज आएगा। तो आपके एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो आपके रेंज को इफेक्ट कर सकते हैं। अभी रेंज का पर्पस भी तो होता है, टू शो हाउ वाइडली डेटा वैल्यू डिफर। एक तो हमें ये बताता है कि जो डेटा वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, एक्सट्रीम और जो आपके पास लोअर वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। ये आपको क्विक आइडिया देता है वेरिएबिलिटी के बारे में, कि अगर आपके पास कितने वैल्यू से स्टार्ट है, कहाँ पे एंड है, तो इसके बारे में ये आपको इंतहाई क्विक टाइम में क्या करता है, आपको वो देता है रिजल्ट। टू कंपेयर द स्प्रेड बिटवीन टू ग्रुप्स के दरमियान स्प्रेड को भी बताता है। अब अगर आपके पास ये एक डेटा सेट है, ये दूसरा डेटा सेट है, आप इसका रेंज निकालते हो तो एक्सट्रीम वैल्यू से माइनस करोगे लोअर वैल्यू को, तो आपके पास दो ग्रुप के दरमियान कंपैरिजन कि हाईएस्ट नंबर के लोग और लोवेस्ट नंबर के लोग, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, ये आप इसको कंपेयर कर सकते हो रेंज के जरिए। तो ये रेंज का पर्पस है, एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। एक तो ये आप इसको क्विकली फाइंड कर सकते हो, एक्सट्रीम माइनस लोअर, बात खत्म। ये जो है आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप बंदे को बता सकते हो ना कि ये एक्सट्रीम से माइनस, मैंने लोअर को हायर वैल्यू से मैंने लोअर वैल्यू को माइनस किया, मेरे पास ये रेंज आ गया, बात खत्म। ये आपको जनरल आइडिया देता है डेटा स्प्रेड के बारे में, कि डेटा कितना स्प्रेड है, उसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी कौन सी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू इसको इफेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। वन वेरी हाई और लो वैल्यू कैन डिस्टॉर्ट द रेंज। अगर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू मिसाल के तौर पे 1 3 98 102, अब ये एक्सट्रीम वैल्यू है, अब ये आपके पूरे रेंज को इफेक्ट कर सकता है। वही बात हो गई कि आपके पास आउटलायर जो है वो क्या है, वो आपके रेंज को इफेक्ट कर सकता है। इग्नोर ऑल इंटरमीडिएट वैल्यू, इसमें आप दरमियान को वैल्यू को इग्नोर कर लेते हो, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। आप सिर्फ एक्सट्रीम पे देखते हो कि लोअर साइड पे कौन सी वैल्यू है, हायर पे कौन सी है। नॉट अ रिलायबल मेजर फॉर स्क्यूड और लार्ज डेटा सेट। अगर डेटा सेट आपके पास लार्ज हो और स्क्यूड हो, उसमें डिफरेंसेस ज्यादा हैं, तो उसके लिए आप ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये तो आपको एक्सट्रीम का बता देगा, लेकिन डेटा सेट के अंदर जो बाकी जो वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसमें क्या ऊंच नीच है, इसके बारे में आपको ये रेंज नहीं बताता। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अभी इसका एग्जांपल है पेशेंट टेम्परेचर। सपोज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 5 पेशेंट इन अ वार्ड आर, ये पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर है, उसका रेंज आप फाइंड करते हो तो आपके पास 3.6 डिग्री आता है। अब इसका क्या मतलब, The temperature variation among these patients is 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड, showing moderate variability। इससे आपको वेरिएशन का पता चला कि 3.6, कि लोअर पेशेंट के टेम्परेचर ये है, हायर पेशेंट का ये है, तो इसमें जो वेरिएशन है वो 3.6 डिग्री है।
तो इससे आप इन्वायरमेंटल वगैरह चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, इन्वायरमेंट का कोई इशू नहीं है क्योंकि रेंज इसमें काफ़ी कम है। सही है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू की वेरिएबिलिटी फाइंड कर सकते हो रेंज के ज़रिए से कि एक्सट्रीम वैल्यू जो है या हाईएस्ट वैल्यू जो है और लोवेस्ट वैल्यू है, इसके दरमियान डिफरेंस कितना है और आया वो डिफरेंस आपके काम का है या नहीं है, उसके लिए आपको इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं, तो ये रेंज हमें बताता है। अभी हमारे पास है मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का तो हमें पता चला कि एक वैल्यू जितनी मीन या सेंट्रल टेंडेंसी से दूर होगी उतना वो वैल्यू डिस्पर्स होगा और उतना उसका वेरिएशन या उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी जब इसी वेरिएशन को आप क्या कर लेते हो, जब इसी वेरिएशन के ऊपर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको डेविएशन कहते हैं। और इसी डेविएशन को जब हम क्या कर लेते हैं, जब हम ग्राफ के जरिए लेते हैं, जब हम इसी डेविएशन को ग्राफ के जरिए लेते हैं, जब हमारे पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सही है। डेविएशन भी वेरिएशन ही को कहते हैं। वो कहते हैं ना, तो डिविएट, आप अपनी जगह से या अपने पॉइंट से डिविएट हो, तो डिविएट कहते हैं कि आप अपने पॉइंट से दूर हो। और ये डिविएशन कब आता है, जब किसी वैल्यू में आपके पास वेरिएशन होती है। सो द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर which describe how much individual measurement differ on the average from the mean। एक वैल्यू मीन से कितने उस पे डिफर है, कितने एवरेज पे, कितने डिस्टेंस पे एक वैल्यू वो लाई करती है अपने मीन से, उतना उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। और इसी वेरिएबिलिटी को फाइंड करते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन के ज़रिए। अब देख लें, a large standard deviation show that there is a wide scatter of measured value around the mean। scattered कहते हैं फैलने को, डिफरेंसेस को। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो मतलब डिविएट, वो वैल्यू ज़्यादा डिविएट है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू अपनी मीन पोजीशन से काफ़ी दूर दूर पड़े हैं, वो वैल्यू अपनी मीन पोजीशन से काफ़ी दूर दूर पड़े हैं, तो ये वैल्यू या ये डेटा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। और जब आपके पास किसी भी डेटा सेट में स्कैटरिंग ज़्यादा होती है तो उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। आगे स्लाइड्स में फिर इसके फार्मूले भी आ रहे हैं तो आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन शो दैट इंडिविजुअल वैल्यू आर कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन विद लिटिल वेरिएशन अमंग देम। अगर हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू कम है तो क्या मतलब कि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इसमें ये वैल्यूज जो है इसके साथ ये एक दूसरे के करीब पड़े हैं, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल डिविएशन है। सही है। तो सिंपल कि जब आपके पास वैल्यू सेंट्रल पॉइंट से जितनी दूर होगी उतनी उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी, उतना वो डेटा स्कैटर्ड होगा, उतना उस डेटे का जो डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। और आगे आएगा भी कि जब हम किसी चीज़ का वेरिएशन मालूम करते हैं, वेरिएंस, तो जो वेरिएंस का फार्मूला है उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लें, उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लें, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये इसका फार्मूला है कि वेरिएंस हम कैसे लिखते हैं। वेरिएंस हमारे पास x1 माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1 समेशन इसके, तो इसको कहते हैं वेरिएंस। जब वेरिएंस के ऊपर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इसको फिर कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की आप इस तरह भी डिफिनीशन लिख सकते हो कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। अभी आप लोग इस एग्जाम्पल को देख लें और इसको समझ लें क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड्स भी इसी एग्जाम्पल के बेस पे हैं। ये हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5। ये सिंपल हमें डेटा दिया गया है, इसको आप x1 भी कह सकते हो या xi भी कह सकते हो या x0 भी आप इसको
कह सकते हो। अब ये तो हम एक टेबल में ये लिख लेंगे। इसके बाद इसका मीन, तो इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं वो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूं कि हम इन सब को प्लस करेंगे तो जो वैल्यू हमसे आएगी उसको हम तादाद पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास मीन आ जाएगा। तो इन वैल्यू का मीन क्या है, 3 है, और उसको हम x नॉट से डिनोट करते हैं, एक्स बार से उसको हम डिनोट करते हैं। तो क्या है कि जो हमारे पास फार्मूला है उसकी तरफ हम जाएंगे और फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला ये है। तो x1 माइनस मीन, x1 माइनस मीन, ये हर वैल्यू से हम मीन को माइनस करेंगे, हर वैल्यू से हम मीन को माइनस करेंगे। तो फिर क्या होगा, इससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो -2 का 4 ये हमारे पास आ गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको हम प्लस करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे n-1 पे। सही है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू थी, तो x1 तो आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी वो नंबर बताते हैं, इससे हम माइनस करते हैं मीन को, फिर उस पूरे का हम क्या कर लेते हैं, उस पूरे का फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी उस पे स्क्वायर लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं पूरे उसको जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आ गए, फिर उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे n जितने आपके नंबर्स की तादाद है -1 पे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने उसको इस तरह सॉल्व करना है। पहले हम वो नंबर्स लिख लेंगे, फिर उसका मीन फाइंड कर लेंगे, फिर नंबर से मीन को माइनस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आती है उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। फिर जब स्क्वायर ले लें तो इन सब को हम सम करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला में समेशन साइन है। इसको हम सबको प्लस कर लेंगे, 10 आ जाएगा। फिर 10 को हम डिवाइड कर लेंगे n-1 पे। तो टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं, 5 हिंस है ना। तो 5 से 1 को माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है 4। तो इस 10 को 4 पे डिवाइड करो तो ये वैल्यू हमारे पास s² आ गया 2.5। इसको आप वेरिएशन कह सकते हो या वेरिएंस कह सकते हो। अब इसी 2.5 पे जब हम स्क्वायर रूट देते हैं तो 1.6 आता है। तो ये 1.6 हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो अगर आप लोगों का मिड एग्जाम है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आप लोगों ने वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डिविएशन को इस तरह फाइंड करना है। इससे एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि आपको कहेंगे कि एक वैल्यू है, उसका वेरिएंस 4 आ गया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, आपके पास 2, तो ये 2 आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे इन्होंने आपको सब्जेक्टिव में कहा है कि कंप्यूटिंग द सैंपल वेरिएंस। इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल सैंपल वेरिएंस आर कंप्यूटेड दिस वे, जो हमने ऊपर उसको कंप्यूट किया। वी ऑलवेज टेक द मीन, सबट्रैक्ट ईच स्कोर फ्रॉम द मीन, स्क्वायर द रिजल्ट, सम द स्क्वायर एंड डिवाइड बाय सैंपल। तो वो वही बात जो मैंने आपको कह दी, सबसे पहले आप नंबर लिख लोगे, फिर उसका मीन फाइंड कर लोगे, फिर नंबर से मीन को माइनस करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लोगे, फिर स्क्वायर के बाद आपने उन तमाम वैल्यूज को आपस में प्लस करना है, जो वे ये साइन है। प्लस के बाद आप क्या कर लोगे, उस पर स्क्वायर रूट ले लोगे। जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपने उसको डिवाइड करना है n-1 पे। तो ये आपका क्या आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, उसकी कैलकुलेशन। अभी इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की क्या है, इसका क्या फायदा है। अगर आपके पास सिनेरियो है कि ब्लड शुगर लेवल एमंग डायबिटिक पेशेंट, हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मीन ब्लड शुगर लेवल वेरी वाइडली, पुअर ग्लूकोज कंट्रोल। देखो अभी अगर आपके पास एक पेशेंट है, उसका RBS आता है 300, कभी आता है 200, कभी आता है 280, तो क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास ज़्यादा है, आपके पास ग्लूकोज कंट्रोल वीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, उतनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी वो वैल्यू मीन से दूर होगी। अभी हमारे पास आ जाती है बात फ्रीक्वेंसी टेबल की। जब हम नंबर्स को टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी तादाद लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ टेबल फॉर्म यूजिंग क्लासेस और कैटेगरीज एंड फ्रीक्वेंसी।
डेटा को ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना टेबल के फॉर्म में, उसको क्लासेस के फॉर्म में लिखना, उसकी कैटेगरीज लिखना, उसकी फ्रीक्वेंसी तादाद लिखना, इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। इट आल्सो डिस्क्राइब नंबर ऑफ टाइम वैल्यू और इवेंट आकर, ये आपको ये भी बताता है कि फला वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, हमें इसके बारे में भी ये मालूमात प्रोवाइड करता है। It helps to organize raw data into a meaningful form, making it easier to observe pattern, trend and variability। देखो फ्रीक्वेंसी टेबल में ये होता है ना कि आप तो एक नंबर्स को लिख लेते हो, ये इसका भी आगे पिक्चर आएगा और एग्जाम्पल आएंगे, फार्मूले भी आएंगे, तो आप क्या कर लेते हो कि आप उसकी तादाद लिख देते हो, एक वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, एक वैल्यू दूसरे से कितने डिफरेंस है, ये पूरी डिटेल हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल एक ऐसा टेबल है जो नंबर को तरतीब देता है, डेटा सेट को तरतीब देता है और आपको ये बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। ये सिंपल मिसाल उन्होंने दी है, मिसाल के तौर पे रेड कैटेगरीज, तो रेड कैटेगरीज वाले लोग 5 हैं जिन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना है, जिन्होंने ग्रीन पहना है, फ्रीक्वेंसी उसकी 6 मतलब 6 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उनके नंबर्स को, सही है। तो इस तरह हमारे पास एक ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसके बाद बात आ जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के टोटल के हिसाब से फला कलर के लोग कितने हैं, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ टाइम अ स्पेसिफिक वैल्यू और कैटेगरी अकर इन अ डेटा सेट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। It show the likelihood of an event or value within a data set। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम कहते हैं ना कि एक क्लास में 30 जो है ना वो मेल है, 20 फीमेल है। अब हम कहें कि फीमेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम 20 को डिवाइड करेंगे टोटल पे 50 पे, तो हम इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि जब एक वैल्यू बाकी टोटल के मुकाबले में कितनी दफ़ा खुद को रिपीट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सही है। आप इस तरह कह सकते हो कि पूरे दिन में मतलब पूरे हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं, इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कितने क्लासेस होती हैं, तो आप 2 क्लासेस को डिवाइड करते हो पूरे वीक के क्लासेस पे, फिर आप कह सकते हो कि इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। समझ गए। जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया है ना कि ब्लड टाइप ए, अब ये टोटल जो है ना टोटल पेशेंट आपके पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 50 पेशेंट हैं, तो इसमें जो ए ग्रुप के साथ लोग हैं वो 15 हैं। अब 15 को आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है टोटल पे, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 30%, तो आप कह सकते हो कि 30% ऑफ लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है या ए ग्रुप है, 20% ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप बी है। तो ये आपके पास होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, द सम ऑफ द क्लासेस विद द सम ऑफ इट्स predecessors are the number of value in the collection of data set less than or equal of variable। तो cumulative frequency किसे कहते हैं, मैं सिंपल बता दूं। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये 4 नंबर जो है ना ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 5 नंबर जो है ना ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। अब इसकी cumulative frequency क्या है, 2, फिर इस 2 को 2 के साथ प्लस करूंगा फिर 4। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि आप फ्रीक्वेंसी में जितना आगे जाते हैं उन फ्रीक्वेंसी को आपस में कम्युलेट करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे 7, इसकी 7 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 7 का मतलब क्या है कि इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी 7 से कम है। समझ गए। तो जब हम हर इंडिविजुअल नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं और जितना आगे जाते हैं उनको एक दूसरे के साथ प्लस करते जाते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिस तरह ये 2 है, अब 2 को प्लस करोगे 2 के साथ 4, फिर ये 3 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, इनके साथ प्लस करोगे 7 आ रही है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे इस टेबल के जरिए आप लोग समझ लें कि ये तो एक नंबर्स हो गए। अब इन नंबर की फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखी है। अब
4 की फ्रीक्वेंसी 2 लिखी है, क्या मतलब कि ये जो 4 नंबर है ये 2 दफा आपके पास आया है। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने लिखी है कि ये जो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास नंबर 10 है, तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 20% है, इसकी 20% है। इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल, ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप हमेशा टोटल के साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया। फिर इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप परसेंटेज में लिखे तो आप यहाँ पे परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये वैल्यू ऑर्गेनाइज हो गए, फिर इनकी तादाद आपको पता चल गए, फिर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चली कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका टोटल में कितना हिस्सा है, ये आपको पता चल गया। फिर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गई। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल की आपके पास इंपॉर्टेंस है कि ये नंबर या डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है, उसको तरतीब दे देता है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज में आएंगे कि हम फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल पे ये रिलेटिव है। कम्युलेटिव मैंने बता दिया कि जिस तरह आप आगे जाओगे एक दूसरे के साथ प्लस करते जाओगे, और फिर कम्युलेटिव के परसेंटेज में। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन है या प्रैक्टिकल यूज भी कह सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ पेशेंट इज 6 अकरिंग इन 30% ऑफ डेज। आप कह सकते हो कि ये जो 6 बेड वाला पेशेंट है ये बार बार आ रहा है हमारे पास, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। नंबर ऑफ डेज, ये अक्सर हर महीने में 2 दफ़ा विजिट के लिए आता है। On 70% of days the OPD had 6 or fewer patient। आप कह सकते हो कि 70% जो होते हैं ना, तकरीब 100 में से 70 दिनों में ओपीडी में 6 मरीज होते हैं मोस्टली। आपने इसका क्या किया, इसकी अपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम डेली बेसिस में यूज करते हैं कि आपके वीक में जो क्लास ज़्यादा होती है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जिस तरह सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये इसके वीक में 2, 3, 4 क्लासेस होते हैं FON के, क्यों उसका क्रेडिट हार ज़्यादा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये इस फ्रीक्वेंसी की इंटरप्रिटेशन है और प्रैक्टिकल यूज है। अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की इन्होंने आपको डिटेल दी है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप इसको इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। परसेंटेज में अगर फाइंड करना चाहते हो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू, जिस तरह ये 2 फ्रीक्वेंसी, ये 3 है, 4 है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी 2 होगी। यहाँ पे आपके पास 5 होगी क्योंकि 2 के साथ 3 को प्लस करोगे 5, फिर 5 के साथ 4 को प्लस करोगे तो ये 9। तो इस तरह हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। और ये इसका प्रैक्टिकल यूज है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी नंबर्स को बताते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि उस नंबर की टोटल के साथ कितना क्या रिलेशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। फिर कम्युलेटिव अप टिल नाउ कितनी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, इसको हम कम्युलेटिव कहते हैं। और इसी कम्युलेटिव को आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है तो आप ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ विजिट पेशेंट कितना करता है, सही है। एक पेशेंट को कौन से सिम्टम बार बार हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। फीवर स्पाइक कितने फ्रीक्वेंट के साथ आ रहे हैं। ट्रीटमेंट एवाल्युएशन आप कर सकते हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, कौन से टाइप ऑफ डिजीज की फ्रीक्वेंसी आपके पास ज़्यादा है। तो इस जो फ्रीक्वेंसी टेबल है इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो हॉस्पिटल साइट पे। और एंड में ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस के ज़रिए आप इन जो है यूनिट के बारे में और भी डिटेल के साथ देख सकते हो। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूनिट नंबर 9 का सेकंड और लास्ट पार्ट था। इसमें आप लोगों को जहाँ पे जो भी इशू हो, जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, आप मैसेज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। आप कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी बात आप हमसे वो कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। टिकटॉक आईडी भी हमारी है नर्सिंग विद फरमान के नाम से, आप वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और जूनियर सीनियर्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।